आप देख रहे हैं निर्भर चैनल और मैं हूं आपके साथ हरजीत सिंह। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर की कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मीडिया का अंदर आना अलाउ है कि नहीं। ये हमें वहाँ की अथॉरिटीज़ बताएं कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मीडिया का आना अलाउ है कि नहीं। अगर मीडिया ने अंदर आना है तो किस तरह की कवरेज जो है मीडिया ने करनी है, क्योंकि कल भी कुछ मीडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर गया था और कुछ अधिकारी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मीडिया को बुलाते हैं अपने ऑफिस में कि आओ जी हमारी अंदर आके बाइट ले लो। तो आपने देखा हमने पहले भी कोई 2-2.5 महीने पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहाँ पे जो पानी की बोतल है 20 रुपये की जो बोतल है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 30 की बिक रही थी और उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन हमने ही किया था। और जिसके पास उसके बाद जो 30 वाली पानी की बोतल है वो अब फिर 20 की हो गई और वो पानी की बोतल के ऊपर ठप्पा लगा था बाबा रामदेव पतंजलि का। और भी काफ़ी वीडियोस हमें अंदर से भी आती रहती है और लोग हमें फ़ोन भी करते रहते हैं। अब रही मीडिया के अंदर जाने की बात, और मैं जम्मू के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो ही मीडिया है। अगर अथॉरिटीज़ हमें अलाउ नहीं करती मीडिया को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने को, देखो अंदर कोई गलत काम हो रहा होगा वो उजागर कैसे होगा। जैसे मैंने कहा कि 20 वाली पानी की बोतल 30 की बिक रही थी, जब हमें स्टिंग ऑपरेशन किया तो फिर वो 30 वाली बोतल 20 की होगी। और भी हमने पहले स्टोरी चलाई थी कि लिफ्ट ख़राब थी, उसके बाद लिफ्ट भी ठीक हो गई। उसके बाद देखा कि एक ही धर्म की धुन जो अंदर चल रही थी वो थी ओम की, अब वो अलग अलग धर्मों की वो धुनें वहाँ पे चल रही हैं। और मीडिया का ये काम है कि जो अंदर गलत हो रहा है, जो अगर अंदर कुछ सिस्टम ख़राब है, अंदर करप्शन है, उस करप्शन को किस तरह उजागर किया जाए। कल भी मीडिया गया था और मीडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बख्शीनगर में आता भी है जब कुछ अथॉरिटीज़ वाले अपने ख़ास मीडिया वालों को बुलाते हैं, जी आओ हमारी अंदर आके बाइट ले लो। मैंने कई बार देखा है कि मीडिया वाले जाते हैं अंदर बाइट्स लेने के लिए जाते हैं, और किन मीडिया को रोका जाता है? उन मीडिया को रोका जाता है जहाँ पे अंदर अगर कोई गलत काम हो रहा होगा, करप्शन होगी, अगर वो मीडिया उजागर करेगा। जिस तरह बाथरूम गंदे होंगे, सफाई नहीं होगी। कई औरतों ने मुझे वीडियो भेजी बाथरूम की, वो मैं अपलोड नहीं कर सकता कि इतना गंद होता है जीएमसी के बाथरूम्स में, यानी कि वो हम वीडियो फिर मैंने उसको ब्लर करके एक बार वीडियो को डाला था। और हम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वही मीडिया है। अगर आपके साथ हॉस्पिटल में, चाहे वो गांधीनगर हॉस्पिटल है, चाहे वो जीएमसी हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो आपने वीडियो खुद बनानी है। और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मेरे चैनल के ऊपर लिखा हुआ है। एक बार मैं मोबाइल नंबर बोल देता हूँ, 788893130302। इस मोबाइल नंबर पे आप वीडियो बना के मुझको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास फ़ोन है। आप वहीं बैठे बैठे वीडियो बना के हमें सेंड कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ रोक नहीं सकती। हर बंदा मीडिया है आजकल, हर बंदे के पास पावर है, वो अपनी बात को शेयर कर सकता है। दिस इज़ द डेमोक्रेटिक राइट और दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया की पावर है, कोई भी अथॉरिटीज़ जो है इसको रोक नहीं सकती है। मैं एक बार फिर उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो जीएमसी बख्शीनगर में हैं या गांधीनगर में हैं या किसी भी हॉस्पिटल में हैं, अगर उस हॉस्पिटल में गलत हो रहा है, अगर उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो हैं वो दवाइयाँ लिख रहे हैं जो बाहर से महंगी मिलती हैं,
और जो हॉस्पिटल के अंदर फ्री दवाइयाँ हैं, अगर डॉक्टर वो नहीं लिख रहे हैं तो आप वो भी हमें वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। इससे पहले गांधीनगर में मैंने ऐसा किया था और गांधीनगर की जो सिक्योरिटीज़ वाले थे उनके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। वो आप लाइव उस टाइम में चल रहा था और मेरे हाथ में सिर्फ वो माइक नहीं था और मैं वहाँ एक लेडीज़ का इंटरव्यू ले रहा था कि वो लेडीज़ कह रही थी कि ये डॉक्टर क्या करते हैं कि दवाइयाँ वो लिख के देते हैं जो बाहर से मिलती हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ मिलती हैं, जो सस्ती दवाइयाँ हैं, जेनरिक दवाइयाँ हैं, डॉक्टर वो नहीं लिख के देते। इसके पीछे कारण कमीशन का खेल चलता है। तो मैं लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आप गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर से, जीएमसी बख्शीनगर हॉस्पिटल के अंदर से वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं और हम उस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा, मैं फिर एक बार फिर हॉस्पिटल अथॉरिटी से ये कहना चाहता हूँ, मीडिया तो अंदर जा रहा है, हर बंदा मीडिया है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो ही मीडिया है। आप किस किस को रोकोगे? क्या हॉस्पिटल में गलत काम हो रहा है उसको रोकना है? देखो, जो गलत है वो मैं लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप वीडियो बना के मुझे इस चैनल पे भेज सकते हैं। और ये रही बात जीएमसी की। और दूसरी बात यह है कि कुछ मीडिया वालों को कैसे पता लग जाता है कि फलानी जगह रेड होने वाला है पहले ही। ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। कुछ मीडिया वालों को कैसे पता उनको पहले एडवांस पता लग जाता है कि फलानी जगह रेड होने वाला है और वो मीडिया वाले एडवांस में उस रेड वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन कौन लीक करता है? क्योंकि जब रेड होनी होती है तो ये बड़ा सीक्रेट मिशन होता है और सीक्रेट मिशन को कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो पहले ही अपने खास मीडिया वालों को इंफॉर्मेशन दे देते हैं और वो मीडिया वाले पहले ही उस खास स्थान पे पहुंच जाते हैं। इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो रेड होने से पहले ही मीडिया को फ़ोन कर देते हैं, भाई हाँ फलानी जगह रेड होने वाली है, आप हमसे पहले पहुंच जाइए। और ये सिक्योरिटी को भी खतरा है। अगर कोई मीडिया वाला उस पार्टी से मिला होगा तो उस पार्टी को वो पहले ही आगाह कर देगा। दिस इज़ ए क्राइम, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और हम एसएसपी जम्मू, डीजी साहब को, एडीजी साहब को, डीआईजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि उन पुलिस कर्मियों की पहचान की जाए। वो कौन से पुलिस कर्मी हैं जो रेड होने से पहले ही कुछ मीडिया कर्मियों को इन्फॉर्म कर देते हैं, भाई हाँ जी फलानी जगह रेड होने वाली है। ये सिक्योरिटी को थ्रेट है। इससे क्या हो सकता है कि दूसरी पार्टी पहले ही अलर्ट हो जाएगी। अगर उसने हथियार रखे होंगे या कुछ कोई इलीगल काम चल रहा होगा तो ये पहले ही सारा लीक हो जाता है। और एक बार फिर मैं डीजी जम्मू को, एडीजीपी साहब को, डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब को कहना चाहता हूँ, उन लोगों को चिन्हित किया जाए वो कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो मीडिया को पहले ही इंफॉर्म दे देते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और ये थी दो खास बातें जो जम्मू में हो रही हैं। और अब हम जागरण सिटी क्या न्यूज़ में तो पढ़ते हैं क्या है आज की ताज़ा खबर क्या है। ये देखिए, एनओसी नहीं लेने पर ज्यूल क्षेत्र में डायमंड होटल सील। इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ है। कुछ मीडिया कर्मियों को पहले ही पता लग गया। इसकी भी एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। नगर निगम की टीम के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रही पुलिस और एनओसी व ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए जारी हुआ था नोटिस। होटल प्रबंधक से कोई जवाब नहीं मिलने पर निगम की कार्रवाई। और एक होटल मुझे सूत्रों से पता लगा था कोई बख्शीनगर में भी बन रहा है, वहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यात्री निवासी से 20 तक नवीनीकरण कार्य पूरे हों। डिव काम रमेश कुमार और डीजीपी अनंत जैन भगवती नगर स्थित यात्री निवास में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सफाई व्यवस्था को यकीनी बनाएगा नगर निगम। भूमि विवाद में पति की हत्या होने का लगाया आरोप। ये आरसपुरा की एक घटना है। खेत में पानी देने गया ग्रामीण संदिग्ध हालात में मृत पड़ा मिला।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सर्वजनों को सौंपा। ग्रामीणों को भी संदेह, जिस तरह से अजीत सिंह का शव खेत में मिला है, ये आरसपुर की घटना है, उससे हर ग्रामीण को उसकी स्वाभाविक मौत पर संदेह है। इसलिए उनकी मांग है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर अजीत सिंह की मौत की गुत्थी से पर्दा हटाए। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, ये भी न्यूज़ दैनिक जागरण में छपी हुई है जम्मू वाले पेज पे। इसमें यह लिखा हुआ है कि शहर में यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए लगाया गया इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सोमवार 10 जून से पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। जम्मू शहर की सड़कों पर 44 जगहों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी लगाए गए हैं जो कमांड सेंटर से जुड़े हैं। ऐसे में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भी चालक नहीं बच पाएगा। क्या क्या लिखा है इसमें आगे देखिए। जरा सी भी चूक होने पर वाहन के मालिक के पास ई चालान कट कर पहुंच जाएगा। एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फैजल कुरैशी ने बताया कि ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इससे संचालित होते ही गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट की पहचान करने, लाल बत्ती उल्लंघन का पता करने, बिना क्रैश हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, बिना सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, गलत पार्किंग सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले हाई डेफिनेशन सीसीटीवी में कैद होंगे। पर इसमें ओवरलोडिंग पर नहीं लिखा हुआ। ये क्या कारण है? इसमें ओवरलोडिंग के बारे में नहीं लिखा है, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें सब कुछ ट्रिपल राइडिंग लिखा हुआ है, बिना सीट बेल्ट लिखा है, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग। ओवरलोडिंग के बारे में एसएसपी ट्रैफिक क्या कहना चाहते हैं? मैंने कल भी देखा कि काफ़ी मैटाडोर ओवरलोडिंग है। क्या आपके कैमरे उन ओवरलोडिंग मैटाडोरों को सर्च कर पाएंगे? ये मैं अब ट्रैफिक पुलिस से, ये एसएसपी ट्रैफिक से पूछना चाहता हूं। जो ये कैमरे आपने लगाए हैं, क्या ये ओवरलोडेड गाड़ियों को भी स्कैन कर पाएंगे, या जो आपने सिर्फ इस अखबार में लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है कि लाल बत्ती का उल्लंघन, बिना क्रैश हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, बिना सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, गलत पार्किंग सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले हाई डेफिनेशन से। पर इसमें ओवरलोडिंग के बारे में एसएसपी साहब इसके बारे में कौन से कैमरे हैं जो गाड़ियों में, बसों में, मेटाडोरों में, और ई बसों का क्या सवाल है जी? ई बस में क्या ओवरलोडिंग जो है वो अलाउ है नहीं है, इसके बारे में भी एसएसपी ट्रैफिक को बताना चाहिए। क्या ई बसों में ओवरलोडिंग अलाउड है? इसका क्या रूल है? और सभी मेटाडोरों में, सभी बसों में ओवरलोडिंग हो रही है और कई स्कूलों के पास पार्किंग नहीं है। आपने उनके बारे में क्या? जिन स्कूलों ने रोड के ऊपर पार्किंग कर रहे हैं, उनके वहां पे कैमरे कौन लगाएगा? ये तो आपने एसएसपी ट्रैफिक ने ये जो बताया, ये कैमरे लग गए हैं। और उन स्कूलों के बाहर कैमरे लगने चाहिए जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक लगवाते हैं और जो रूल्स का वायलेशन करते हैं। क्या उन स्कूलों के बाहर कैमरे लगने चाहिए? अगर कोई गाड़ी रूल्स का वायलेशन करती है, उन नंबर प्लेट पे क्या कार्रवाई होगी? क्या वहां पे ब्यूरोक्रेट्स हैं? क्या वहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? क्या वहां मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं? क्या उन गाड़ियों का चालान नहीं होगा? अगर रूल है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, ब्यूरोक्रेट के लिए अलग रूल। और मैंने देखा कई गाड़ियों के शोरूम वाले सड़कों के ऊपर गाड़ियां लगा रहे हैं। वहां पे कैमरे कौन लगाएगा? जिन्होंने बड़ी बड़ी कारों की एजेंसियां लेके रखी हुई हैं, जिन लोगों ने जो अपने आप को बड़े बड़े कह रहे हैं जी, बड़े बड़े पार्टियों में लोग शामिल हैं, अगर उन्होंने गाड़ियों के शोरूम खोल के रखे हुए हैं और उन शोरूम, वो गाड़ियां जो सड़कों के ऊपर लगी हुई हैं, क्या ट्रैफिक विभाग वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाएगा? ये मैं एसएसपी ट्रैफिक से पूछना चाहता हूं, क्या वहां भी? और आपने देखा यहां पे आ गई कि रॉन्ग पार्किंग, और अखनूर वाली साइड जाइए आप, लोगों ने फुटपाथ मला हुआ जी, पूरे के पूरे फुटपाथ इंक्रोच किए हुए हैं। वहां पे सीसीटीवी कैमरे कौन लगाएगा? कौन सा विभाग वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाएगा कि फुटपाथों को जिन्होंने इंक्रोच किया हुआ है वहां भी कैमरे लगाओ? ये आज जो न्यूज़ जो छपी हुई है यहाँ पे, ये सिर्फ इन्होंने लिखा है कि लाल बत्ती का उल्लंघन,
बिना क्रैश हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, बिना सीट बेल्ट, और यहाँ पे ओवरलोडिंग के बारे में क्यों नहीं लिखा, जिसके कारण 22 जो है यात्री अभी पीछे अखनूर में मारे गए हैं। ओवरलोडिंग के बारे, क्या ओवरलोडिंग के लिए भी कोई ऐसे कैमरे हैं जो ओवरलोडिंग को पहचाने? और सभी मेटाडोर्स ओवरलोडिंग कर, इसमें क्या काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था इसमें नेक्सस है। मैंने कल या परसों खबर पड़ी थी कि एक दिन के लिए वहाँ पे कुछ आरटीओ साहब ने कुछ चालान काटे हैं, कुछ लाख रुपए इकट्ठे किए, एक ही दिन किए हैं बस, उसके बाद ख़त्म। डरते नहीं है मेटाडोर वाले। और कैमरे लगने चाहिए, ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, जिससे आम लोगों की जान जा रही है। और ये जो खबर है अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खैर नहीं, हम भी देखेंगे, हम भी अपने कैमरे आज से लगाएंगे, सतवारी चौक में खड़े हो जाएंगे, हम देखेंगे कि कितनी मेटाडोरों का नंबर गलत हैं, कितनी मेटाडोरों के नंबर के पीछे पोड़ियां लगी हुई हैं, ये हम भी देखेंगे। अगर एसएसपी ट्रैफिक ने ये निकाला है, और हमारा भी कैमरा बड़ी जल्दी फंक्शन में आएगा, और आज से ही हम ओवरलोडिंग गाड़ियों के ऊपर कैमरे लगाएंगे और बताएंगे कि कितनी गाड़ी ओवरलोडिंग हो। सतवारी में खड़े हो जाओ, जो आरसपुर से गाड़ियां आ रही हैं, जो सतवारी से गाड़ियां जा रही हैं, ओवरलोड होके जा रही हैं, ट्रैफिक कर्मी वहीं चौक में खड़े हुए हैं, क्यों नहीं रोकते? किस लिए खड़े किए गए हैं ट्रैफिक कर्मी इन चौकों पे, क्यों खड़े हैं? क्या इनको चालान नहीं काटना चाहिए? उन गाड़ियों का उनकी फोटो नहीं खींचनी चाहिए? और ये कैमरे अगर 10 से, आज क्या डेट है, 10 तारीख से शुरू होने वाले हैं इनका फंक्शन, आज डेट है जी 8, 9 और 10। अब देखते हैं कि 10 तारीख को ये कैमरे कितना काम करते हैं। और मीडिया के कैमरे भी अब सड़कों पे बड़ी जल्दी आपको दिखेंगे, जो कि ये देखेंगे कि कौन सी गाड़ियों में ओवरलोडिंग हो रही है और किन गाड़ियों के पीछे नंबर पे मिट्टी लगी हुई है, और कौन सी गाड़ियां हैं जो बिना नंबर के, काफ़ी गाड़ियां हैं जो यहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, टिप्पर वगैरह जो रात को घूमते हैं। अभी देखते हैं कि रात को ये कैमरे कितना काम करते हैं। अभी तो ये 10 तारीख के बाद पता लगेगा कि ये ट्रैफिक जो रूल्स हैं ये कितने इस पे इंप्लीमेंट होता है। न्यूज़ तो आगे है, इंप्लीमेंट होना कोई आसान काम नहीं है। इसमें फिर हम भी देखेंगे 10 तारीख के बाद कि ओवरलोडिंग के ऊपर क्या ये कैमरे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगली खबर देखो, नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने पर फूटा गुस्सा। नहर की सफाई नहीं होने से आगे नहीं जा पाता पानी। बिल्कुल जी, नहरों की सफाई नहीं हुई है, पीछे जो गंद था नहरों का वो पानी से बह के आगे जाके उसने ब्लॉकिंग कर दिया। और इस बार नहरों की सफाई नहीं हुई, अगर हुई होगी तो थोड़ी बहुत ही हुई है, तो इसमें किसकी गलती है ये प्रशासन को बताना चाहिए। और आरसपुरे में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहर की ठीक से सफाई नहीं होने से नहर के अंतिम छोर पर जिन किसानों के खेत हैं वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके खिलाफ शुक्रवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सीमावर्ती बेगा गांव में टूटी नहर की मरम्मत नहीं करने पर भी सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर गुस्से का इजहार किया। किसानों ने आरसपुरा की एसडीएम सीमा परिहार को भी इस समस्या से अवगत करवाया। किसानों ने चेतावनी दिया कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हाल है जी हमारा, सड़कें पूरा बुरा हाल है, आरसपुरा की सड़कें टूटी हुई हैं और सरकार कह रही थी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहाँ की सड़कें कहाँ सड़कें बना रहे हैं जहाँ पे वीवीआईपी लोग गुजरते हैं। अभी अमरनाथ यात्रा गुजरेगी, वीवीआईपी लोग आएंगे, वहाँ सड़कें ठीक कर देंगे। पर ये सतवारी से लेके सतवारी तक तो रोड ठीक है, यानी कि अपर गाड़ीगढ़ से लेके आरसपुरा तक रोड का बुरा हाल है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि काफ़ी एरियो में सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों को कौन रिपेयर करेगा, जिससे कि जम्मू के लोग इस सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़ हैं। डुग्गर सैटेलाइट चैनल के लिए उठाई आवाज़, और डुग्गर सैटेलाइट चैनल भी सरकार को बनाना चाहिए, इसको बड़ी जल्दी शुरू करना चाहिए। डुग्गर सैटेलाइट को भी, जो लोगों की डिमांड है, क्योंकि खंड मिठे लोग डोगरे, क्योंकि डोगरों की आवाज़ भी सुननी बड़ी ज़रूरी है जी। और डोगरे कह रहे हैं कि हमारा भी एक चैनल आप लॉन्च कीजिए, डुग्गर चैनल। और ये कंगना रनौत की एक खबर है जिसमें खालिस्तान पहले लिखा है, पहले वो पढ़ लेते क्या कंगना रनौत क्या कह रही है। कंगना रनौत कह रही थी खालिस्तानी स्टाइल में वह पीछे से आई और थप्पड़ मारा, ये कह रही है कंगना।
ये देखिए, ये खबर छपी हुई है, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए कंगना का बयान, देखो किस तरह के बयान अब शुरू हो गए हैं। अब बयानबाजी जो है ये देखिए ये शुरू हो गई है। इसमें कंगना कह रही है कि खालिस्तानी स्टाइल में वह पीछे से आई और थप्पड़ मारा। ये कंगना ने दिया है जी एक किस्म का ये भड़काऊ बयान इसको कहा जा सकता है। एक किस्म का ये मतलब आग लगाने वाला ये भी बयान है कि कंगना कह रही है कि खालिस्तानी स्टाइल में। ये इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में FIR लग सकती है कंगना के ऊपर, क्योंकि जो ये अखबार में लिखा हुआ है ये खालिस्तानी स्टाइल क्या होता है, यानी कि ये कौन सी भाषा जो है कंगना यूज़ कर रही है कि खालिस्तानी स्टाइल में वह पीछे से आई और थप्पड़ मारा। ये मतलब ये मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। और ये बड़े बड़े अक्षरों में इसको स्थान दिया गया है, देखो कितना बड़ा ये लिखा हुआ है। और ये मुझे ये नए किस्म का एक विवाद जो है कंगना ने भी छेड़ दिया है। चलो उसने तो थप्पड़ मारा, वो सस्पेंड हो गई। और नवनिर्वाचित सांसद ने शेयर किया पूर्व सैन्य अफसर का पोस्ट। देखो जी, इन्होंने किसी सैन्य अफसर का पोस्ट शेयर किया कंगना ने, पर मुझे ये बात अभी समझ नहीं आई कि ये किस तरह की जंग और लड़ाई और नफ़रत, बड़े ये शब्द जो हैं, ये नफ़रती भाषा जो है अभी शुरू हो गई है कि ये जो मतलब कि सीधी ये मतलब कि भाषा के ऊपर अब टक्कर हो जाएगी। इससे मेरे ख्याल में नफ़रत जो है ये काफ़ी बढ़ेगी। खालिस्तानी स्टाइल ये क्या भाषा है, इस पे भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी के बाद उन्होंने घटना के बारे में विस्तार से बताया। गुरुवार दोपहर कंगना को CIASF की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था। कंगना ने बताया कि कांस्टेबल खालिस्तानी स्टाइल में चुपचाप पीछे से आई और उसने चेहरे पर मारा। ये जो कंगना का बयान है ये मुझे समझ नहीं आया कि वो जो जिन्होंने थप्पड़ मारा इनको, जो कुलविंदर कौर हैं, इन्होंने एक किस्म की एक इंसल्ट की है जी। देखिए उन्होंने इंसल्ट की है, चलो उसने थप्पड़ मारा, वो सस्पेंड हो गई। इस तरह की कई घटनाएं जो हैं भारत में होती हैं, पर ये जो मुद्दा है गर्म हो गया है। पर कुलविंदर कौर को इन्होंने कहा है कि वो खालिस्तानी स्टाइल है। ये जो है ये खालिस्तानी स्टाइल जो इसको कहा जा रहा है, इसके ऊपर मतलब कि ये शब्द जो है ये कंगना ने ठीक तरह से यूज़ नहीं किए हैं। और उन्होंने एक तरह से भारतीय फ़ौज की भी इंसल्ट की है। इन्होंने उन औरतों की इंसल्ट की है जो कि हमारी फ़ौज में भर्ती हैं। क्या इन्होंने सभी को खालिस्तानी मतलब कि बना दिया है? अगर कोई CIFS का जो हिस्सा है वो महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर, क्या वो अब सभी को खालिस्तानी कह रहे हैं? क्या जितने लोग पंजाब में मतलब वो क्या उन सभी को खालिस्तानी स्टाइल कहा जा रहा है? अब कुलविंदर कौर की सपोर्ट में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग आ गए हैं। क्या वो सारे खालिस्तानी स्टाइल है? उसमें महिलाएं भी शामिल हैं और काफ़ी जो है लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। और पूरा पंजाब क्या बाहर से भी लोग काफ़ी अब कुलविंदर कौर की सपोर्ट में भी आ गए हैं। इसका मतलब है कि कंगना ने सभी को खालिस्तानी स्टाइल कहा है। अब ये जंग मेरे ख्याल में ये लंबी होने वाली है। कंगना ने शुक्रवार सुबह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पूर्व सैन्य अधिकारी गौरव आर्या का एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कंगना रनौत पर हमला करने वाली CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सजा मिलेगी, उसकी नौकरी जा सकती है। ये गौरव आर्या क्या प्रधानमंत्री लगे हुए हैं? जो ये क्या इनका मतलब कि ये कोई देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि उसको सज़ा मिलेगी? ये बंदा कौन है जो कह रहा है कि उसको सज़ा मिलेगी? ये तो सीधा मतलब कि दो महिलाओं की लड़ाई के बीच में ये काफ़ी लोग कूद गए हैं अपनी अपनी लीडरी चमकाने के लिए। उनको मौका मिला है कि हम भी बीच में आएं और अपनी लीडरी को चमकाएं। और आग में घी डालने का काम ये कुछ लोग जो हैं, जो नफरती लोग हैं,
जिनके अंदर नफरत बड़ी पड़ी है, वो अब आग में घी लगाने के लिए अपने आप को आगे लेके आ रहे हैं और कंगना के हमायती बन रहे हैं। देखो गलती उस लड़की ने चलो की है, कुलविंदर कौर ने, जो उसने अपना गुस्सा जाहिर किया है, और इस तरह के वाकया कितने ही भारत देश में होते रहते हैं, इस तरह के वाकया कितने ही भारत देश में होते रहते हैं। पर इस वाकया को उसके बाद उसको सस्पेंड भी किया गया है, पर काफ़ी लोग कुलविंदर कौर के समर्थन में आ चुके हैं, और अब कंगना रनौत उसको खालिस्तानी स्टाइल कह रही है। अब ये खालिस्तान का मुद्दा एक बार फिर कंगना रनौत ने ऊपर लेके आया। ये खालिस्तान का मुद्दा कंगना रनौत ने जगा दिया है। अगर वो खालिस्तानी स्टाइल ना कहती तो हो सकता है कि ये मुद्दा ठंडा हो जाता, पर अब ये मुद्दा जो है गर्म और गर्म होने वाला है। अगर उसने खालिस्तानी स्टाइल कहा, मुझे लगता है ये खालिस्तानी स्टाइल को कंगना ने मशहूर कर दिया है, और इस स्टाइल में पूरा पंजाब अब आगे खड़ा हो जाएगा। आगे देखिए कंगना रनौत ने क्या कहा। अच्छा, कंगना के शुक्रवार सुबह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरेज पर पूर्व सैन्य अधिकारी यानी कि ये अभी सैन्य अधिकारी नहीं है, और क्या गौरव आर्या का एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा था कि कंगना रनौत पर हमला करने वाली CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सजा मिलेगी, उसकी नौकरी जा सकती है, शायद उसने यही साजिश रची थी। ये देखो अपने आप से, मतलब कि अपने दिमाग से मनगढ़ंत कहानियां जो हैं ये कुछ नफरती लोगों ने शुरू कर दी है। किसान आंदोलन का समर्थन करने की पूरी बात बकवास है। ये देखो, ये कौन कह रहा है जी? ये कोई बंदा है जी, उसका नाम कोई आर्यन है, पूर्ण कोई रिटायर हो गया है आर्मी अफसर से, और अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझ रहा है। और उन्होंने कहा कुलविंदर कौर की अभी अभी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अगर बेअंत सिंह का बेटा सिर्फ इसलिए चुनाव जीत सकता है क्योंकि उसके पिता ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, और अमृतपाल सिंह इसलिए जीतता है क्योंकि वह जरनैल सिंह भिंडरावाला जैसा दिखता है, तो कुलविंदर कौर को भी समर्थन मिल सकता है। इसमें सीधा सीधा ये जो आर्यन है, इसने भारतीय लोकतंत्र की, भारत की संविधान की और लोगों के जनमत की इन्होंने बेइज्जती की है, इंसल्ट की है। लोगों ने जिताया है, लोगों ने वोट डाला है, और जिस तरह बाकी सांसद जीते हैं ये भी जीते हैं। और ये कौन लोग हैं जो नफरत भरी भाषाएं जो हैं, यानी कि लोकतंत्र का अपमान जो है सीधे तौर पे जर्नल जो है कोई जो पुराना भी, इसका नाम क्या है दोबारा एक मैं पढ़ता हूं कि गौरव आर्या है जो रिटायर हो चुका है, और अभी वो ये बोल रहा है कि ये जो अमृतपाल सिंह जी जीते हैं और एक और बेअंत सिंह जी का बेटा चुनाव जीता है, और उस पे ये उंगली उठा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की जीत है, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, लोग जिसको चाहते हैं। क्या अगर तू इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, देखते हैं तेरे को कितने वोट बढ़ते हैं, तेरे को तो कोई 10 वोट में नहीं डालेगा। ये जो बंदा कह रहा है, ये जो गौरव आर्या कह रहा है तू इलेक्शन में खड़ा हो जाए, ये तो लोकतंत्र की बेइज्जती हो रही है, ये तो लोकतंत्र की इंसल्ट है। इस पे केस भी होना चाहिए। ये तो लोगों ने जिताया है, ये तो लोगों ने वोट डाला है, ये तो जनमत है, जिसको लोग चाहेंगे वही जीतेगा। या लोगों की मर्जी चलनी है? क्या ये बंदा कोई प्रधानमंत्री लगा है गौरव आर्या, या इसकी मर्जी चलनी है? देखिए आगे देखिए, मैं दोबारा एक बार पढ़ता हूं। अगर इसने क्या बोला है, जो गौरव आर्या कह रहा है कि अगर बेअंत सिंह का बेटा सिर्फ इसलिए चुनाव जीत सकता है क्योंकि उसके पिता ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। ये देखो कितनी गलत बात उसने लिखी हुई है कि ये सीधा सीधा लोकतंत्र का अपमान है। उन लोगों का अपमान किया जा रहा है जिन्होंने लोकतंत्र प्रक्रिया को अपनाते हुए अपनी वोटिंग की है। उसमें चाहे कोई भी जीते, कितने MLA जीते हैं और कितने हारे भी हैं, ये तो लोगों के, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, इसी को लोकतंत्र की जीत कहते हैं। पर कुछ लोग जानबूझ के टांग अड़ाते हैं, जो कहते हैं कि नफरत लोग लड़ते रहें और इनकी फेक लीडरी जो है ये चमकती रहे, इनकी नफरत जो है ये बाहर आती। लोगों को भी चाहिए तो इन नफरती लोगों से परहेज करना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र की इंसल्ट है। ये कौन है आदमी जो रिटायर होने के बाद इस तरह की भाषाएं यूज कर रहा है? क्या कहा, अगर बेअंत सिंह का बेटा सिर्फ इसलिए चुनाव जीत सकता है क्योंकि उसके पिता ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, और अमृतपाल सिंह इसलिए जीतता है क्योंकि वह जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसा दिखता है।
ये देखो, ये अपने आप से मनगढ़ंत कहानियां जो हैं ये यहाँ पे वो बोल रहा है। तो कुलविंदर कौर को भी समर्थन मिल सकता है, और तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? अगर तुम इतने ही बड़े लीडर हो, इलेक्शन में खड़े हो, जो देखते हैं कि तुमको कितने वोट मिलते हैं। ये तो लोगों ने उनको जिताया है, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। और ये बंदा लोकतंत्र की इंसल्ट कर रहा है। ये हमारे देश में जो एक डेमोक्रेटिक राइट है उस पर सीधी सीधी उंगली जो है ये बंदा कर रहा है, और इस बंदे के खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए। पोस्ट को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, ये मैं समझ गई कि इसमें रणनीति के तहत मेरे जाने का इंतजार किया और फिर खालिस्तानी स्टाइल में चुपचाप पीछे से आई और बिना कुछ कहे मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये तो कंगना कह रही है, अब दूसरी पार्टी क्या कहेगी, अब कुलविंदर कौर क्या कहेगी, उसका भी सुन लेना चाहिए। अभी ये वन साइडेड बयान एक चल रहा है इस पे। मंडी से निर्वाचित भाजपा सांसद कंगना घटना के समय दिल्ली जा रही थी, और कंगना ने लिखा, जब मैंने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने नज़रें फेर ली और उस पर फोकस कैमरे को समझ, ये अपने से भी ये समझ कंगना अपना स्टाइल बता रही है। वो कुछ और कह रही है कि उसने, कुलविंदर कौर ने ये कहा कि मेरी माँ को इसने कहा कि ये 100 रुपये में यहाँ बैठी हुई हैं। तो ये बयान उस टाइम काफ़ी वायरल हुआ था, और सारा पंजाब जो है वो कंगना के खिलाफ हो गया था। किसान कानून निरस्त कर दिए गए हैं, और शायद ये उसका खालिस्तान में शामिल होने का तरीका था। ये देखो जानबूझ के खालिस्तान को हवा दे रही है कंगना रनौत, जानबूझ के आग लगा रही है। और एक नफरत जो है उसकी सपोर्ट में भी कुछ ये जो गौरव आर्या जो है वो भी सपोर्ट में आ गए हैं, जिनके अंदर नफरत बड़ी है, जो नहीं चाहते कि हमारे देश में भाईचारा कायम रहे, और जो नहीं चाहते कि हमारा देश शांति से बैठा रहे। ये आग लगाने वाले बयान जो हैं अभी से शुरू हो गए हैं। और जो पंजाब के प्रमुख राजनीतिक सीटें जीत रहा है, कंगना ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाया गया है। उन्होंने लिखा, एमरजेंसी फिल्म में जल्द ही दिखाई देगा कि कैसे एक निहत्थी बुजुर्ग महिला को उसके ही घर में वर्दीधारी लोगों ने मार डाला, जिस पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो थी, पर इंदिरा गांधी ने एक गलत फैसला जो लिया था उसके बारे में भी इस कंगना रनौत को कहना चाहिए। भाई, इंदिरा गांधी ने ही जो सबसे पवित्र स्थान है जिसको हरमंदिर साहिब बोलते हैं, जिसमें हर धर्म के लोग वहाँ माथा टेकने जाते हैं, ये वही इंदिरा गांधी है जिसने भारतीय फौज को ऑर्डर करके उस पवित्र जगह पे हमला करवाया था। और इसके बारे में भी कंगना को कुछ कहना चाहिए, जिसके बाद हजारों निहत्थे लोगों को यानी कि दिल्ली में टायर जला के मारा गया। क्या कंगना रनौत उसके बारे में भी कुछ कहेगी या नहीं कहेगी, ये देखते हैं। ये जो फिल्म का जिक्र कर रही है, ये कह रहे हैं कि उन्हीं के वर्दीधारी लोगों ने उसको मार डाला। देखो, जब जो पाप जो है बढ़ता है तो भगवान भी देखता है, क्योंकि देखिए उस स्थान पे हमला किया गया, उस स्थान पे फौजों को भेजा गया, जो चप्पलें लेके बूट लेके वहाँ खून की होली जो है वहाँ पे खेली गई। इसके बारे में भी कंगना को कुछ कहना चाहिए। और ये थी कंगना की जो न्यूज़ हमने पढ़ी है। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर, खालिस्तानी स्टाइल में वे पीछे से आई और थप्पड़ मारा। ये जो कंगना ने ये जो कहा है, अभी मेरे ख्याल में खालिस्तान को हवा देने में कंगना का एक बहुत बड़ा रोल जो होगा, मेरे ख्याल में ये शुरू हो गया है। जो बात अभी शांत हुई थी उसको कंगना ने हवा दे दी है, और उसके साथ कोई जनरल आर्या, कोई पुराने रिटायर जो अपने आप को समझते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं और हम बहुत बड़े, हमारी आवाज़ बड़े लोग सुन रहे हैं, ये आग में घी लगाने का काम जो उन्होंने शुरू कर दिया है। और यहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ना हम हारे थे और ना हम हारे हैं। ये कह रहे नरेंद्र मोदी, कहा सरकार बनाने के लिए भले बहुमत जरूरी, लेकिन चलाने के लिए सरमत बहुत ज़रूरी। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है जी। मोदी ने अडानी व जोशी से लिया आशीर्वाद। देखो, बुजुर्गों से इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद भी लिया है। आज रात बंद रहेंगे हाईवे। उधमपुर श्री अमरनाथ यात्रा पर पर्यटन सीजन के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे मरम्मत के लिए 8 जून रात से 9 जून तक बंद रहेंगे। और बाकी हाईवे भी सरकार को ठीक करना चाहिए। जितने भी हाईवे टूटे हुए हैं, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं और काफ़ी लोगों को लग रही हैं। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं, जो स्कूटी चलाती हैं, जो पीछे बैठी होती हैं, जब स्कूटी खड्डे में जाती है वो नीचे गिर जाती हैं। उनकी तरफ वो सड़कें भी सरकार को ठीक करनी चाहिए,
जैसे आरसपुरा गाड़ीगढ़ से पूरी सड़क ही टूटी हुई है, उसको भी जल्दी रिपेयर करना चाहिए। इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर जवाब देने को NIA ने मांगा समय, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने भी शपथ लेनी है, इसलिए मुझे भी जमानत चाहिए। तीसरी बार की हार में बड़े वोटों से कांग्रेस खुश, प्रधानमंत्री की ताजपोशी में हाजिरी देंगे प्रदेश भाजपा के 500 नेता। दिल्ली पहुंचे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर और रविंद्र रैना। आज जाएंगे प्रदेश पदाधिकारी, पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य। जम्मू से भी काफ़ी जो लीडर जा रहे हैं। हाईवे पर आज रात से कल सुबह तक वाहनों की आवाजाही बंद है जी। 100 से 68 उम्मीदवार मिलकर भी नहीं हरा पाए नोटा को। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर कृत्रिम झील परियोजना का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। ये जो झील बन रही है, अगर पानी बरसात बड़ी तेज़ आई, आपने देखा कई बार बरसात इतनी तेज़ आती है कि पानी पुल तक पहुंच जाता है, फिर देखते हैं कि वो मतलब जो सीमेंट इन्होंने लगाया हुआ है वो झील वहाँ बचती भी है कि नहीं बचती, क्योंकि पानी का फ्लो होता है जी बड़ी तेज़। अभी पता लग जाएगा बरसात में कि कहीं ये पैसा जो है, ये झील जो बनाई जा रही है तवी के पास कृत्रिम झील, कहीं वो टूट के बिखर ना जाए। ये अभी बरसात में पता लगेगा कि जब पानी का फ्लो बहुत तेज़ होगा और पानी कई बार पुल को भी टच करता है। ये तो कह रहे हैं कि सितंबर तक काम पूरा हो जाएगा। अभी देखते हैं कि कहीं वो जो एक काम ही बह ना जाए, क्योंकि पानी का फ्लो होता है जी बड़ा तेज। सांबा सीमा पर सड़क निर्माण कंपनी के कर्मी की गोली लगने से मौत। अच्छा, ये भी कहाँ जी चली है सांबा में गोली। सांबा जिला में शुक्रवार देर रात को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सड़क निर्माण का काम कर रही एक कंपनी के कर्मचारी की गोली लगने से मौत होगी। माना जा रहा है कि कर्मचारी की सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर ने स्नाइपर गन से निशाना बनाया। अच्छा, ये भी, और इसका मतलब है कि गाँव के पास जाना भी मुश्किल है अगर स्नाइपर गन से उसको गोली मारी गई है। ये सांबा के पास घटना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सांबा में रिगाल गांव में रात 10:30 बजे हुई। तारबंदी के करीब 100 मीटर अंदर सड़क का काम चल रहा था। निर्माण कंपनी के 4 से 5 कर्मचारी श्रमिक वहीं पास में बनाए गए अस्थायी शेड में आराम कर रहे थे, तभी एक गोली वासुदेव निवासी अखनूर को आकर लगी, तो उसके साथी उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए, तो जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर जाकर जायजा भी लिया। कहीं नहीं जाएंगे हम मोदी के साथ, ये कह रहे हैं जी। बिहार के CM ने विशेष राज्य के दर्जे की भी दिलाई याद। चंद्रबाबू बोले, मोदी के रूप में देश को मिला सही समय पर सही नेता। और नीतीश कुमार और चंद्र कुमार नायडू जो कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे हम मोदी के साथ हैं। अभी ये समय ही बताएगा कि और डिमांड्स काफ़ी आनी शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है मुझे रेल मंत्री बनाओ, कोई कह रहा है कृषि मंत्री बनाओ, और ये डिमांड्स भी काफ़ी आनी शुरू हो गई हैं। अभी देखते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने भी बड़े सांसद हैं, और उन सांसदों को क्या मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि जो बाकी पार्टियां हैं, अगर वो डिमांड पहले ही शुरू हो गई है कि मुझे रेल मंत्री बनाओ जी, मुझे कृषि मंत्री बनाओ, मुझे फलाना विभाग चाहिए, फलाना चाहिए, और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी सांसद हैं। अभी कैसे एडजस्टमेंट होती है ये समय ही बताएगा। समय अभी देखिए, आहिस्ता आहिस्ता देखिए ये कैसे ये काम चलता है। फास्टैग और UPI लाइट में अपने आप जमा हो जाएगा पैसा। RBI ने दोनों में एक निश्चित अवधि में बैंक खाते से पैसा ट्रांसफ़र की सुविधा दी। अच्छा, ये जो फास्टैग के पैसे हैं, ये आप इन फ्यूचर अपने अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे मतलब कि अपने आप पैसा कटेगा और आपके फास्टैग में ये ऐड हो जाएगा। निर्मल सिंह की पत्नी का बंगला अभी नहीं टूटेगा, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। ये खबर हमने कल भी पढ़ी थी, एक बार फिर आपको ये सुनाते हैं कि निर्मल सिंह की, डॉक्टर निर्मल सिंह जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उनकी पत्नी का बंगला अभी नहीं टूटेगा, हाई कोर्ट ने लगाई है जी रोक। नगरोटा में वन इलाके में वन भूमि पर पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह की पत्नी के बंगले को गिराए जाने के आदेश पर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रोक निर्मल की पत्नी ममता सिंह की याचिका पर लगाई गई है। इस मामले में जम्मू कश्मीर विशेष ट्रिब्यूनल ने
17 मई को ममता सिंह पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने ममता की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उसके निर्माण गिराने के जम्मू विकास प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ताओं ने तथ्यों को छिपाने के लिए गलत जानकारी दी। ट्रिब्यूनल ने के समक्ष झूठे तथ्यों को पेश किया गया जिसे ट्रिब्यूनल ने कोर्ट की अवहेलना करार दिया था। तो वहीं हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद चटर्जी कौल के समक्ष याचिकाकर्ताओं व प्रतिवादी पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस कौल ने इस मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी जेडीए के वीसी खिलाफ वर्जी अधिकारी जम्मू कश्मीर विशेष ट्रिब्यूनल के सदस्य आसिफ हामिद खान को नोटिस भी जारी किए। विशेष ट्रिब्यूनल के सदस्यों को छोड़कर बाकी अभी नोटिस प्रतिवादी पक्ष के एडवोकेट आदर्श शर्मा ने स्वीकार किए, जबकि विशेष ट्रिब्यूनल के सदस्य तक 4 सप्ताह में नोटिस पहुंचने का आदेश दिया गया। तो अब निर्मल सिंह की पत्नी का बंगला अभी नहीं टूटेगा, पर अभी मामला जो है विचाराधीन है। अभी देखिए आगे क्या होता है। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।